अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। उसने मेरी संगीन बातों के जवाब में एक खौफज़दा झुरझुरी ली, ताहम मुँह से कुछ भी नहीं बोला। मैंने अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, और जहाँ तक तुम्हारे माँ बाप का ताल्लुक़ है तो वो अगर तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आएंगे तो मैं इनकी तसल्ली खुद करा दूंगा। तुम्हें इस सिलसिले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेरी बात इसकी समझ में सही तौर पर बैठ गई तो उसने गर्दन को हंसपाती जुम्बिश दी और बड़ी फर्माबरदारी से बोला, जी अच्छा। मैंने हवलदार जहांगीर को अपने पास बुलाकर शाकिर के हवाले से चंद ज़रूरी हिदायत दी। वो शाकिर को अपने साथ लेकर हवालात की जानिब बढ़ गया। चौधरी बशारत अली की दूसरी शादी में मेरी दिलचस्पी अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। शाकिर ने अपनी सीधी बातों में जो इंकिशाफात किए थे वो गहरी तवज्जो के मुतकाज़ी थे। आगे बढ़ने से पहले मैं इस हवाले से कुछ तफसील आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जैसा कि आप जान चुके हैं, नूर हुसैन एक कमज़ोर और गरीब शख्स था। वो सब्ज़ी मंडी में अपने पल्लेदारी करता था। उसका बाप करीम बख्श शुजात महर नामी एक आड़ती के पास मुंशी लगा हुआ था। करीम बख्श के बारे में मुझे ये भी पता चला कि तहरीक आज़ादी से कबल वो ब्रिटिश आर्मी में एक सिपाही की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुका था। वो इस ज़माने का प्राइमरी पास था, इसलिए शुजात महर ने उसे लिखने पढ़ने का काम दे दिया था, जबकि उसके मुकाबले में नूर हुसैन ने स्कूल का मुँह ही नहीं देखा था। जब भी वो सेहतमंद और तवाना होने के बावजूद भी सब्जी और फल के टोकरे उठाने पर मामूर था। प्राइमरी तालीम को आप हिकारत की नज़र से ना देखें। अगर आजकल के नौजवानों को बुरा ना लगे तो मैं इंतहाई माजरत के साथ ये ज़रूर कहूँगा कि इस ज़माने का प्राइमरी आज के एमए पास से ज़्यादा काबिल और होनहार हुआ करता था। खैर, नूर हुसैन की नौरीन से 1 साल तक मंगनी रही और फिर चौधरी बशारत के बीच में कूदने से ये मंगनी न सिर्फ टूट गई बल्कि चौधरी और नौरीन की शादी भी हो गई। और अब इस वाक़ये को भी कमोबेश 6 माह गुजर गए थे। इस नाखुशगवार वाक़ये बल्कि अजीम सानहे पर करीम बख्श और उसकी बीवी चांद बीवी चौधरी बशारत अली और नौरीन की माँ खालदा को पीठ पीछे ही बुरा भला कह सकते थे, सो वो कह रहे थे। और जहाँ तक नूर हुसैन का ताल्लुक़ है तो वो यकीनन दिल मसोस कर रह गया होगा। वो भी चौधरी का बिगाड़ तो कुछ नहीं सकता था। बहरहाल इसे चौधरी को बद्दुआएं देने से कोई नहीं रोक सकता था। मुबैना चोर शाकिर ने भी इसी जानिब इशारा किया था। शाकिर ही के मुताबिक काफ़ी अर्सा पहले नौरीन के बाप इसहाक का इंतकाल हो गया था। नौरीन से एक छोटा भाई आरिफ था, जिसकी उम्र 14 साल के आसपास ही रही होगी। नौरीन चौधरी से शादी के वक्त 20 साल की थी। इस शादी से पहले खालदा की गुजर बसर किरियाने की एक छोटी सी दुकान पे थी, जो उसने घर के बैरूनी कमरे में ही खोल रखी थी। खालदा खुद ही पूरा दिन वो दुकान चलाती थी, ताहम गाहे बगाहे आरिफ और नौरीन भी उसकी मदद कर दिया करते थे। शादी के बाद इन लोगों का रंग ढंग और रहन सहन बिल्कुल बदल कर रह गया था। नौरीन छोटी चौधराइन बनकर चौधरी बशारत की हवेली में पहुंच गई थी। नौरीन ही के सदके खालदा को चौधरी ने एक साफ सुथरा मकान दिलवा दिया था। उसके अलावा 5 एकड़ ज़रई ज़मीन भी उसके नाम कर दी थी और गाहे बगाहे माली मदद भी कर रहा था। गोया अब इसे किरियाने की दुकान चलाने की कोई ज़रूरत नहीं रही थी। वो कानूनी और शरई लिहाज से चौधरी बशारत अली की सास का मकाम हासिल कर चुकी थी। चौधरी को किसी भी सूरत ये गवारा ना होता कि उसकी सास दुकानदारी करती फिरे। चौधरी ने उसे जितनी ज़मीन दे दी थी उसकी पैदावार खालिदा और आरिफ की गुजर बसर के लिए काफ़ी थी। इसके अलावा चौधरी अक्सर व पेशतर उसे माली ताउन भी फराहम कर रहा था। आगे बढ़ने से पहले कुछ जिक्र चौधरी की पहली बीवी का भी हो जाए। चौधरी की ज़ौजा अव्वल का नाम कुलसुम था। कुलसुम 40 का हिंसा अबूर कर चुकी थी और चौधरी बशारत से इसकी शादी को लगभग 15 साल गुजर गए थे। कुलसुम के साथ एक बहुत बड़ी ख़ानदानी कमज़ोरी भी नथी थी। उसके बाप चौधरी हशमत ऑफ मौजा कर्मावाली ने 2 शादियाँ की थीं। पहली बीवी से कुलसुम और दूसरी बीवी से वकास नामी लड़का पैदा हुआ था। जब कुलसुम जवान हुई तो उसकी माँ का इंतकाल हो गया। कुछ अरसे के बाद उसका बाप चौधरी हशमत भी बीमार रहने लगा। चौधरी हशमत ने इस हकीकत को बड़ी गहराई से महसूस कर लिया था कि उसकी दूसरी बीवी फिरदौस और उसका नौजवान बेटा चौधरी वकास कुलसुम से शदीद तरीन नफरत करते थे। इसके साथ ही चौधरी को गैर महसूस तौर पर
ये भी यकीन हो गया था कि अब वो ज़्यादा अरसे तक जी ना सकेगा। लिहाजा उसने अपनी आंखें बंद होने से पहले कुलसुम की शादी चौधरी बशारत से कर दी। इस शादी के बाद 1 साल के अंदर ही चौधरी हशमत का इंतकाल हो गया था। चौधरी हशमत एक दाना और बीना शख्स था। कुलसुम की शादी के वक्त उसने अपनी ज़िंदगी ही में ज़मीन और जायदाद का बंटवारा भी कर दिया था। भारी मालियत के सोने चांदी के जेवरात के अलावा लगभग 50 एकड़ ज़रई ज़मीन भी कुलसुम के हिस्से में आई थी। कुलसुम ने चौधरी बशारत के साथ एक बीवी की हैसियत से कमोबेश 15 साल गुजार दिए थे, लेकिन चौधरी के लिए कोई औलाद पैदा न कर सकी। वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी कदर कीमत और अहमियत कम होती गई। चुनांचे अब चौधरी बशारत ने 6-8 माह पहले नौरीन से दूसरी शादी कर ली थी। चौधरी बशारत की हवेली में एक अहम किरदार इरफान का भी था। इरफान की उम्र 6 साल थी और वो चौधरी के छोटे भाई चौधरी शराफत अली का बेटा था। चौधरी शराफत अली मौजा रानीपुर का रहने वाला था। इरफान को नहायत ही कम उम्री में चौधरी बशारत ने एडॉप्ट कर लिया था। कुलसुम की एक बड़ी ख़ानदानी कमज़ोरी का मैंने पीछे जिक्र किया है और वो कमज़ोरी ये थी कि इसके पीछे कोई नहीं था। शादी के फ़ौरन बाद उसका मेका ख़त्म हो गया था। उसकी सौतेली माँ फिरदौस और सौतेला भाई उसकी शक्ल देखने के रवादार नहीं थे। कोई इखलाकी मदद या ताउन करना तो बहुत दूर की बात है। लिहाजा शादी के बाद चौधरी बशारत अपने भतीजे इरफान को एडॉप्ट कर रहा था तो वो एक लफ्ज़ मुखालफत का अपनी ज़ुबान पर ना ला सकी। इसी तरह जब चौधरी ने दूसरा ब्याह रचाया तो भी वो कोई सदाए एहतजाज बुलंद ना कर सकी, क्योंकि वो चौधरी बशारत के मिजाज और ख़ुद पसंदी से अच्छी तरह आगाह थी। इसके पास खामोश रहकर अपने हालात के साथ समझौता करने के सिवा और कोई चारा-ए-कार नहीं था। ये तमाम हालात इतनी तफसील के साथ बयान करने का मकसद ये है कि आगे चलकर इस कहानी के मुताले के दौरान में आपका जहन केस के पस मंज़र के हवाले से किसी उलझन का शिकार न हो जाए। दोपहर से कुछ देर पहले मुबैना चोर शाकिर अली के घर से उसका बाप जमील और माँ रशीदा थाने पहुँच गए। जैसा कि ऊपर बता चुका हूँ, ये लोग खेत मजदूर थे और मेहनत मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। वो बुढ़िया और बूढ़ा इस बात से वाकिफ़ नहीं थे कि इनका बेटा गुज़िश्ता रात से गायब था। इन्हें इसकी गुमशुदगी के बारे में आज सुबह ही पता चला था और वो उसे देखने सीधे थाने आ गए थे। कमाल है, मैंने जमील की आंखों में देखते हुए कहा। शाकिर आधी रात से गायब था और आप लोगों को उसकी कुछ खबर ही नहीं। सरकार, हम दोनों पूरा दिन खेतों में काम करते करते इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि घर आने के बाद किसी चीज़ का होश नहीं रहता। शाकिर का बूढ़ा बाप वजाहत करते हुए बोला। रात का खाना खाकर हम लोग सो जाते हैं। शाकिर रात को देर से घर आता है, हमें कुछ पता नहीं चलता कि वो कब आया और कब सोया। इसको भी अपने साथ खेतों में लेकर जाया करो ना, मैंने तंजिया लहजे में कहा, ताकि ये भी थकन से इतना चूर हो जाए कि आप लोगों से भी पहले खर्राटे लेने लगे। कभी कभी ये भी जाता है उधर मजदूरी करने, रशीदा बेटे की हिमायत करते हुए बोली। कभी कभी क्यों, मैंने तेज़ लहजे में बड़ी बी से इस्तफसार किया। इस सरकारी सांड को कोई शर्म हया भी है कि नहीं? बूढ़े माँ बाप सारा दिन मेहनत मशक्क़त करते हैं और इसे आवारा फिरने ही से फुर्सत नहीं। ये मजबूर है बेचारा, रशीदा बेटे की हिमायत जारी रखते हुए बोली। ये जानबूझकर ऐसा नहीं करता। मैंने पूछा, क्या मजबूरी है इसकी? जनाब, इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। इस मरतबा जमील ने मेरे सवाल का जवाब दिया। पिछले 1 माह से शादी का इलाज हो रहा है। उन्होंने कहा है कि शाकिर को मुकम्मल ठीक होने में 1 साल लग जाएगा। वैसे जब से शाजी ने इसका इलाज शुरू किया है ये काफ़ी बेहतर है, रशीदा ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोली। ये शाजी कौन है? मैं पूछे बिना न रह सका। पीर घुम्मन शाह जनाब, जमील ने गहरी संजीदगी से बताया। उधर नहर के किनारे इनका आस्थाना है। चौधरी बशारत अली की हवेली के मशरकी पहलू में शुमालन जुनूबन एक नहर गुजरती थी। ये एक छोटी नहर थी जो अपने दोनों किनारों पर फैले हुए खेतों को सैराब करने का फरीज़ा अंजाम देती थी। शाहजी ने बीमारी क्या बताई है? मैंने बूढ़े जमील की आंखों में झांकते हुए सवाल किया। वो कहते हैं कि शाकिर के दिलो दिमाग पर हवाई चीज़ों के असरात हैं, जमील ने इंकिशाफ अंगेज़ लहजे में बताया। शाहजी चिल्ला काट रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जल्द ठीक हो जाएगा। जब हम किसी चीज़ के साथ, किसी बात के साथ इंशाअल्लाह के अल्फाज नथी कर देते हैं तो इसका वाज़े मतलब यही होता है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो, या अगर अल्लाह की मर्ज़ी हुई तो।
अपने किसी काम में अल्लाह की रज़ा और मंशा को शामिल करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस मौके पर अपने अमल का जायज़ा लेना भी निहायत ज़रूरी होता है। अल्लाह पाक तो हर इंसान की बेहतरी और भलाई ही चाहते हैं। अगर हम किसी काम में बेहतरी की उम्मीद रखते हैं तो अपने अमल को इस काम के मुताबिक बनाना भी ज़रूरी होता है, लेकिन आम तौर पर देखने में यही आया है कि हमारा अमल तो किसी और सिमत में जा रहा होता है और हम उसके बरक्स अल्लाह की रज़ा और हिमायत चाह रहे होते हैं। बहरहाल हम सब पर अल्लाह रहम फरमाए। हवाई चीज़ें, मैंने जमील की बात के जवाब में कहा, मतलब ये कि कोई परिंदा वगैरह। मैंने दानिस्ता मसनूई लाइल्मी का इजहार किया तो रशीदा ने बेयकीनी से मुझे देखा और अपने अल्फाज में ज़ोर भरते हुए बोली, नहीं थानेदार जी, शाहजी का मतलब है कि आसेब और साया वगैरह, वो मखलूक जो किसी को नज़र नहीं आती, वो मखलूक जो सिर्फ घुमनशाह को नज़र आती है। मैंने तंजिया लहजे में इस्तिफसार किया, है ना? आपको यकीन नहीं आ रहा थानेदार साहब? जमील ने मजबूत लहजे में कहा, लेकिन ये सच है कि जब से शाहजी ने शाकिर का इलाज शुरू किया है, धीरे धीरे इसकी तबीयत ठीक होती जा रही है, इसीलिए अब उसने चोरी चकारी शुरू कर दी है। मैंने कहा, जी, ये आप क्या कह रहे हैं? वो बैक वक्त चौंक कर मुझे देखने लगे। मैंने इन्हें चौधरी बशारत अली और उसके बंदों के शाकिर पर आयद करदा इल्ज़ामात के बारे में तफसीलन बताया। उन्होंने हैरत से आंखें फाड़ कर मेरी बात सुनी और मेरे खामोश होने पर एक मरतबा फिर बैक ज़बान बोले, हमारा बेटा चोरी नहीं कर सकता जी। तमाम वालिदैन अपनी निकम्मी औलाद के बारे में कुछ इसी किस्म के ख्यालात रखते हैं। मैंने बेजारी से कहा, जाओ तुम लोग हवालात में अपने बेटे से मुलाकात कर लो। फिर मैंने एक कांस्टेबल को बुलाकर जमील और रशीदा को उसके हमरा हवालात की तरफ रवाना कर दिया। मैंने शाकिर से पूछगछ करने के दौरान में बगौर उसका जायज़ा भी लिया था। ठीक है, वो बेरब्त और सादी गुफ्तगू करता था और उसका फोकस भी थोड़ी थोड़ी देर के बाद बिगड़ने लगता था, लेकिन मुझे उसमें हवाई चीज़ों वाली कोई अलामात दिखाई नहीं दी थी। मेरा तजुर्बा बताता है कि हवाई चीज़ों से निस्बत रखने वाले 100 केसेस में से 99 मुख्तलिफ किस्म के दिमागी और नफ्सियाती आर्ज़ों के नतीजे में सामने आते थे। इनका किसी मावराई मखलूक से कोई ताल्लुक़ नहीं होता था, और अगर इनका ढंग से किसी नफ्सियाती मुआलिज या जहनी अमराज के माहिर से इलाज कराया जाए तो हामिले अलामात तंदुरुस्त भी हो जाता है। बाकी रह गए 1% अफराद, तो वो वाक़ियतन किसी मावराई इलाज, जिसे आप रूहानी इलाज का नाम भी दे सकते हैं, उसी से ठीक हो जाते हैं। जिन्नात और दीगर शरीर मखलूक़ात के वजूद से तो इनकार मुमकिन नहीं, लेकिन बदी की कुव्वतें इतनी भी आम कार फरमा नहीं हैं जितनी कि घुमन शाह टाइप रूहानी मुआलिजों ने मशहूर कर रखी हैं। बात दरअसल ये है कि इस टाइप के मुआलिजों का धंधा ही इसी बुनियाद पर चलता है। जैसा कि मैंने ऊपर अर्ज़ किया, 100 मरीजों में से कोई एक आध वाक़ियतन किसी मावराई आर्ज़े में मुब्तला होता है। बिल्कुल वैसे ही 100 रूहानी मुआलिजों में से कोई एक आध ही माहिर इल्म हुनर होता है। बाकी सब अपना कारोबार चमकाने वाले डब्बा पीर होते हैं। जमील और रशीदा 15-20 मिनट के बाद वापस मेरे पास आए और जमील ने मिन्नत रेज़ लहजे में मुझसे कहा, थानेदार साहब, मेरा बेटा बेकसूर है, आप उसे छोड़ दें। मैं उसे ज़रूर छोड़ दूंगा, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, लेकिन उस वक्त जब मुझे उसकी बेगुनाही का यकीन आ जाएगा। कम से कम कल सुबह तक उसका थाने में बंद रहना ज़रूरी है। लेकिन थानेदार जी, रशीदा ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर मैंने उसके बोलते ही बात काट दी। लेकिन कुछ नहीं रशीदा, मैंने जो कह दिया वही आखिरी बात है। तुम लोग बेफिक्र होकर जाओ, जब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो जाती शाकिर थाने में बंद रहेगा। इस बात का मैं वादा करता हूँ कि अगर वो किसी जुर्म में मुलविस नहीं तो उसे एक थप्पड़ भी नहीं मारा जाएगा। वो दोनों बेबसी से मुझे देखने लगे। एक बात मेरे हतमी लहजे ने उन्हें अच्छी तरह समझा दी थी कि मैं तसल्ली किए बगैर शाकिर को थाने से नहीं जाने दूंगा। थानेदार साहब, जमील ने लजाजत भरे लहजे में कहा, शाकिर ने बताया है कि रात को चौधरी के बंदों ने उसके साथ वहशियाना बर्ताव किया है और सुबह चौधरी साहब ने भी उस पर लात मुक्के बरसाए हैं। मैंने अभी तुम लोगों से शाकिर की सलामती और हिफाजत के हवाले से जो वादा किया है उसका ताल्लुक मेरे थाने से है। मैंने उन पर वाज़े करते हुए कहा, रात चौधरी की हवेली में इसके साथ कैसा सलूक किया गया है वो फ़िलहाल मेरी जिम्मेदारी में नहीं आता। अगर आपका बेटा बेगुनाह साबित हो जाता है तो फिर मैं चौधरी से ये सवाल ज़रूर करूँगा कि उसने शाकिर के साथ बदसलूकी क्यों की।
मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, अभी आप लोग जाकर चौधरी बशारत से पूछ सकते हैं कि उसने और उसके बंदों ने आपके बेटे को रात ज़दोकोप क्यों किया था। मेरे आखिरी जुमले ने इनके चेहरों पर कोफ्त उभार दी। उन्होंने मायनाखेज नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखा, फिर जमील ने जहरीले लहजे में कहा, जनाब चौधरी साहब को तो अल्लाह ही पूछेगा। आज सुबह जब चौधरी बशारत का खास बंदा कदीर शाकिर को एक चोर की हैसियत से मेरे पास छोड़ गया था, तो मैंने वापसी में उसके हाथ चौधरी के लिए एक पैगाम भिजवाया था कि वो किसी वक्त थाने आकर मुझसे मुलाकात करे। लेकिन जब दोपहर तक भी उसकी शक्ल नजर न आई तो मैंने उससे मिलने हवेली जाने का फैसला कर लिया। मैंने कांस्टेबल शौकत से कहकर एक टांगा मंगवाया और उसे साथ लेकर चौधरी बशारत अली की हवेली पहुंच गया। अगरचे शाम होने में अभी 2 घंटे बाकी थे, लेकिन मौसम सरमा की मेहरबानी से ऐसा महसूस हो रहा था कि अब तब में मगरिब होने वाली है। हवेली के दाखिली गेट पर मैंने टांगा रुकवाया और चौधरी के लिए पैगाम भिजवाया कि मैं मलिक सफदर हयात थाना इंचार्ज उससे मिलने आया हूँ। चौधरी के मुलाजिम ने हम दोनों को बड़े एहतराम के साथ वसी और इस बैठक में बिठाया और खुद चौधरी को हमारी आमद की इतला देने हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ चला गया। हवेली के अंदर आने का ये मेरा पहला इत्तेफाक था। मैंने इस रोज़ चौधरी की हवेली को जितना देखा और जैसा पाया उसका नक्शा खींचना भी ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि ये ज़ेर नज़र केस का एक अहम हिस्सा है। वो एक वसी और इस हवेली थी जिसके मशरकी पहलू में थोड़े फासले पर एक नहर रवां दवां थी और हवेली के अकब में यानी जुनूब की सिमत सरसब्ज और शादाब खेतों का सिलसिला बहुत दूर तक फैला हुआ था। मौजा हुसैनाबाद के अंदर से गुजरने के बाद गांव के आखिरी हिस्से में यह हवेली वाक़ थी। हवेली के बड़े गेट से अंदर दाखिल हों तो बाएं जानिब एक वसी और इस बैठक बनी हुई थी जिसमें बैक वक्त कम से कम 100 अफराद के बैठने की गुंजाइश नज़र आ रही थी। लोगों के बैठने के लिए वहाँ मुख्तलिफ किस्म की नशिस्तें रखी नज़र आ रही थीं, जिनमें मूढ़े, कुर्सियाँ, सोफ़े और फर्शी नशिस्त यानी दरियाँ भी बिछी हुई थीं। मेरे अंदाजे के मुताबिक वहाँ हर इंसान को उसके मर्तबे के मुताबिक बिठाया जाता था। बैठक की दीवारों पर मुख्तलिफ नौइयत के रोगनी और मुनक्किश फ्रेम भी आवेज़ा किए गए थे, जिनमें ज़्यादातर चौधरी ख़ानदान के बुज़ुर्गों की तस्वीर लगी दिखाई देती थीं। इस बैठक के मुतवाज़ी गेट की दाएं तरफ मुलाजमों के लिए कमरे बने हुए थे जिनकी तादाद 4 या 5 थी। इसके बाद हवेली का कुशादा सहन था जिसमें दीवारों के साथ साथ फलदार और फूलदार दोनों तरह के पौधे और दरख्त अपनी बहार दिखला रहे थे। सहन के ऐन वस्त में मोटे तने वाला एक सायादार और घना बूढ़े बरगद का पेड़ कब्जा जमाए खड़ा था। इस बरगद का तना इतना मोटा था कि बिला मुबालगा किसी भी जवान के कलावे में नहीं आ सकता था। सहन के इख्तिताम पर हवेली का रिहायशी हिस्सा शुरू होता था, जो हवेली के इख्तिताम तक चला गया था। इस रिहायशी हिस्से के भी 2 पोर्शन थे जो तामीर के एतबार से जुड़वां भाई नजर आते थे। एक हिस्से में कुलसुम, दूसरे हिस्से में नौरीन की रिहाइश थी। चौधरी का भतीजा इरफान कुलसुम वाले हिस्से में रहता था, जबकि दूसरी शादी के बाद चौधरी बशारत का ज़्यादातर हिस्सा हवेली के इस हिस्से में गुजरता था। जहाँ नौरीन रहती थी वो वहीं ज़्यादा वक्त गुजारता था। वो बाड़ा जहाँ पिछली रात शाकिर को ज़दोकोप किया गया था वो हवेली से थोड़े ही फासले पर खेतों के बीच वाक़ था। इस बाड़े में चौधरी के माल मवेशी और दीगर ज़रई आलात रखे जाते थे। बाड़े के अंदर भी मुलाजमीन के लिए 2-3 नीची छतों वाले कमरे बने हुए थे। शाकिर को पिछली रात जानवरों की मय्यत में गुजारनी पड़ी थी। जो बंदा हमारी आमद की इतला लेकर हवेली के अंदर गया था, थोड़ी ही देर के बाद वो वापस आ गया और मेरी तरफ देखते हुए बोला, थानेदार साहब, आपको चौधरी साहब ने हवेली के अंदर बुलाया है। मैंने सवाल किया, चौधरी साहब बैठक में नहीं आ सकते? इनकी तबीयत ठीक नहीं है जनाब, मुलाजिम ने जवाब दिया, इसीलिए उन्होंने आपको अंदर आने के लिए कहा है। शौकत अली, मैंने अपने साथ आने वाले कांस्टेबल की तरफ देखते हुए कहा, तुम इधर बैठक ही में बैठो, मैं चौधरी साहब से मिलकर आता हूँ। कांस्टेबल ने इस बात में गर्दन हिलाने पर इत्तेफाक किया। मैं मुलाजिम की रहनुमाई में बैठक से निकल आया और कुशादा सहन को अबूर करके चौधरी बशारत की ख्वाबगाह में पहुँच गया। मुलाजिम मुझे चौधरी के पास छोड़कर वापस चला गया। चौधरी तकियों से टेक लगाए पलंग पर नीम दराज था। उसने हत्तुल इम्कान गर्मजोशी के साथ मुझसे मुसाफा किया और मुझे बैठने के लिए कहा। मैं उसके सामने ही एक मुनक्किश और आरामदेह चौबी कुर्सी पर बैठ गया।
जो यकीनन चौधरी ने मेरे लिए ही वहाँ रखवाई थी। चौधरी साहब, आपने अपनी तबीयत को क्या कर लिया है? रश्मि अलेख सलेख के बाद मैंने पूछा। बस मलिक साहब, मौसम का असर है, वो कदरे धीमी आवाज़ में बोला। बुखार और जुकाम ने अपने शिकंजे में जकड़ लिया है 2 दिन से, इसीलिए मैं आपसे मुलाकात करने थाने भी नहीं आ सका। आप नहीं आए तो मैं आ गया, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अपना ख्याल रखा करें चौधरी साहब, इस उम्र में मौसम की ज़रा सी ऊंच नीच क्या से क्या करके रख देती है। चौधरी बशारत की उम्र 50 से मुतजावज़ थी। इस उम्र में उमूमन मर्द के झुकने के इम्कानात न होने के बराबर होते हैं। ताहम चौधरी की सेहत और सर के बालों वगैरह से यही जाहिर होता था कि उसने अपनी सेहत और जवानी को मुफ्त का माल समझकर बड़ी बेदर्दी से इस्तेमाल किया था। मैंने अपनी बात में उसकी उम्र के हवाले से चुटकी ली तो वो फुरेरी लेकर बोला, मलिक साहब, मेरे आधे से ज़्यादा सफ़ेद बालों को देखकर आप मेरे बारे में कोई ऐसा वैसा अंदाज़ा कायम ना करने की कोशिश करें। ये तो दायमी नज़ले की वजह से सफ़ेद हो गए हैं। मैं तो अब भी बहुत से जवानों से ज़्यादा जवान और सेहतमंद हूँ। लगता था मैंने उसकी दुखती रग को छेड़ दिया था। मैं नहीं चाहता था कि किसी इख्तिलाफी मौजू में उलझकर वक्त बर्बाद करूं, लिहाजा मैंने सूरत हाल को संभालते हुए जल्दी से कहा, जनाब, ये बात तो मैंने आपकी नासाज तबीयत को देखते हुए एक मशवरे के तौर पर कही है, वरना आपकी सेहत और जवानी पर तो किसी को भी शक नहीं हो सकता। अगर ऐसी कोई बात होती तो आप 6 माह पहले 20 साल की एक लड़की से शादी न करते। मेरी वजाहत सुनकर उसकी आंखों में जुगनू से चमक उठे। इसी लम्हे चौधरी का मुलाजिम एक ट्रे उठाए कमरे में दाखिल हुआ। मज़कूरा ट्रे अनवाओ इकसाम की खुर्दोनोश की चीज़ों से भरी हुई थी। मुलाजिम ने चौधरी के हुक्म पर ट्रे को मेरे करीब एक मेज़ पर रख दिया और जाने के लिए मुड़ा ही था कि चौधरी ने उससे पूछा, तुमने बताया था कि थानेदार के साथ एक सिपाही भी आया है, उसके खाने पीने का भी कोई बंदोबस्त किया? जी चौधरी साहब, वो गर्दन को असबात में जुम्बिश देते हुए बोला, आपके हुक्म की तामील कर दी है जनाब। मुलाजिम के जाने के बाद चौधरी मेरी जानिब मुतवज्जा हुआ और ट्रे की तरफ इशारा करते हुए बोला, मलिक साहब, बातें तो होती रहेंगी, आप साथ साथ ये भी लेते जाएं। इसकी क्या ज़रूरत थी चौधरी साहब? मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, आपने खामखा ये तकल्लुफ़ किया। कोई मुझसे मिलने आए और कुछ खाए पिए बगैर वापस चला जाए, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो इसरारी लहजे में बोला, आपके इनकार या हिचकिचाहट को कबूल नहीं किया जाएगा। मैंने खाने पीने की अशिया से लदी फदी इस ट्रे का जायज़ा लिया। इसमें खोए वाला गाजर का हलवा, 2 पीस में कटे हुए बॉयल एग, बिस्किट, चाय और मुख्तलिफ़ किस्म के खुश्क मेवाजात रखे नज़र आ रहे थे। मैंने चौधरी की ख्वाहिश और मेहमान नवाजी के एहतराम में अपने लिए चाय के साथ चंद चीज़ें निकाली। फिर हमारे दरमियान बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ हुआ। चौधरी ने मुझसे पूछा, मलिक साहब, इस बंदे ने कुछ बताया है? आपका इशारा इस मोटे शाकिर की तरफ है? जी हाँ, वही। वो जल्दी से बोला, उसने अपना जुर्म कबूल किया या नहीं? मैंने अब तक जितनी तफ्तीश की है, इसमें तो वो मुझे बेकसूर नज़र आता है। मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, इसके मुताबिक ना तो वो आपकी हवेली के अंदर दाखिल हुआ है और ना ही उसने आपकी कोई चीज़ चुराई है, बल्कि उसका तो दावा है कि आपके बंदों ने उसे हवेली के पिछवाड़े खेतों में से पकड़ा था। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, इसको रात भर जानवरों वाले बाड़े में रखकर जो मारपीट की गई, वो भी समझ में ना आने वाली बात है। चौधरी ने तहम्मुल से मेरी बात सुनी और मेरे खामोश होने पर सवाल किया, मलिक साहब, आपने इस नामुराद से ये सवाल किया कि वो आधी रात को मेरी हवेली के पिछवाड़े क्या कर रहा था? मैंने शाकिर की बयान करदा तोजी चौधरी के सामने रख दी। वो तंजिया अंदाज में मुस्कुराया और बोला, इसे रफ़े हाजित के लिए पूरे गांव में मेरी हवेली का पिछवाड़ा ही मिला था। शायद आपको मालूम नहीं कि इस बज़ात का घर इस हवेली से काफ़ी फासले पर गांव के दूसरे हिस्से में है और इसके घर के नज़दीक भी खेतों की कमी नहीं। चौधरी की बात में वज़न थी। मुझे ये भी अंदाज़ा लगाने में कोई दिक्कत महसूस न हुई कि वो शाकिर के हवेली के पीछे पाए जाने के हवाले से अपने ज़हन में एक मखसूस सोच रखता था। मैंने ये उगदा उसी के हाथों खुलवाने का फैसला किया और कहा, चौधरी साहब, लगता है आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं कि शाकिर आपकी हवेली के अंदर दाखिल हुआ है और ना ही इसने हवेली के अंदर से कोई चीज़ चुराई है, लेकिन आपको इसकी हवेली के पिछवाड़े मौजूदगी पर एतराज़ है और इस एतराज़ के पीछे कोई सनसनीखेज़ कहानी है। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके उसकी आंखों में